मैं सचिन प्रताप आप लोग के सामने आज वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए सीखेंगे। तो इसे साबित करने से पहले अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो हम उस लेक्चर में बताए थे कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाते हैं, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाते हैं। और यहाँ पे कंडीशन होता है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या के लिए P/Q के रूप में व्यक्त कर पाना मुश्किल होता है। और इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब दशमलव के बाद इसमें संख्या जो होगी वो रिपीट नहीं करेगा और इन्फिनाइट वैल्यू तक इसका मान बढ़ते जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 0.10 100 100 140 डेट्स ऑन। इसी प्रकार से वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर कि दशमलव के बाद जो संख्या है वो बार बार हमेशा बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार का रिपीटेशन नहीं हो रहा। इसी प्रकार से और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं 310 3100 31000 डेट्स ऑन। यहाँ पर भी किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा और इन्फिनाइट वैल्यू तक इसका मान आगे बढ़ता जा रहा। तो इस प्रकार कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो जो भी इस रूप में होगा उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ पूर्णांक संख्या को वर्गमूल के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होता है उसका वर्गमूल या तो भाज्य संख्या हो सकता है या अभाज्य संख्या के रूप में हो सकता है। अगर किसी पूर्णांक संख्या का वर्गमूल अभाज्य संख्या है, जैसे मान लेते हैं कोई अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या हमेशा प्राप्त होगी। अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ देखते हैं भाज्य संख्या का स्क्वायर रूट जो हम लोग निकालते हैं वो अपरिमेय संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं √4 एक भाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट होता है 2, जो कि परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से अगर दूसरा भाज्य संख्या मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 2√2 होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि भाज्य संख्या का स्क्वायर रूट या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय, लेकिन अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। एक बात और, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मान लेते हैं कोई संख्या लेते हैं जैसे 16 मान लेते हैं, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, जो कि एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या होने के लिए 2 कंडीशन हो सकता है, अपरिमेय संख्या होने के लिए 2 कंडीशन हो सकता है, या तो वो संख्या अभाज्य संख्या के रूप में हो या भाज्य संख्या के रूप में हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अब हम लोग अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए एक प्रमेय सबसे पहले पढ़ेंगे। उस प्रमेय की सहायता से आसानी से हम लोग साबित कर सकते हैं कि कोई संख्या अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं। प्रमेय को साबित करने का प्रयास करते हैं। प्रमेय हमारा है, यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा p कोई अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित करता है, तो p जो होगी a को भी विभाजित करती है।
तो यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया गया है a और p कोई अभाज्य संख्या दिया गया है। तो जो दिया गया है सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा p कोई अभाज्य संख्या है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे किसी भी धनात्मक पूर्णांक को जो भाज्य संख्या होती है उसे अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो उस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम लोग ये जो देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक a, इसको मान सकते हैं, माना कि a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डेट सो ऑन, इसी प्रकार से pn तक। ये जो p1 p2 p3 pn देख रहे हैं ये सारे के सारे भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिखते हैं जहाँ p1 p2 p3 डेट सो ऑन pn भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर डेट सो ऑन। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं pn स्क्वायर। परंतु यहाँ पर हमारा प्रमेय दिया गया है जो अभाज्य संख्या है a स्क्वायर को विभाजित करती है। लिखेंगे सिंस p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है। विभाजित कर रही है तो जाहिर सी बात है p जो होगा a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। वो सारे संख्याएं जो किसी संख्या को विभाजित करती है उसका एक गुणनखंड कहलाती हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं p जो होगा a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे p जो होगा वो जाहिर सी बात है अगर इसको विभाजित कर रहा है, इसको अगर हम दूसरे रूप में देखना चाहें a स्क्वायर इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, अगर इसको p से डिवाइड करेंगे तो इधर भी हमको p से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये a स्क्वायर को p कोई संख्या जो है विभाजित कर रही है तो जाहिर सी बात है ये p1 p2 pn में से किसी एक संख्या को जरूर p जो है विभाजित कर पाएगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं p जो होगा p1 p2 p3 डेट्स ऑन pn में से कोई एक संख्या हो सकती है। अगर p जो है p1 p2 p3 में से कोई एक संख्या होगी तो अगर इसमें से कोई संख्या को हम लोग लिखेंगे p इसके जगह पर अगर p लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो a को भी विभाजित कर पाएगा। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं p जो है a को भी
विभाजित करेगी। तो ये जो हमको साबित करना था कि जो P है A को विभाजित करती है, इस प्रकार से हम लोग P A को विभाजित करती है साबित कर पाए। तो इस थ्योरम का उपयोग कर हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका उपयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है इस थ्योरम को दूसरे रूप में अगर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, ऐसे मान लेते हैं P अभाज्य संख्या है जो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा, और A धनात्मक पूर्णांक है, वो मान लेते हैं हमारा 25 है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हमारा हो जाएगा 625। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 जो है अगर 625 को डिवाइड कर रहा तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर रूट जो A होगा वो 25 को भी 5 डिवाइड कर पाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। इस प्रकार से हम लोग इस स्टेटमेंट का प्रयोग कर आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका उपयोग करेंगे। हम लोग सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में भी साबित करना था इसके बारे में कि √2 अपरिमेय संख्या होती है, √3 अपरिमेय संख्या होती है। तो उसको हम लोग 9th क्लास में साबित किए थे। फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रमेय की सहायता से जो भी बताए हैं उसकी सहायता से साबित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग साबित करेंगे कि अपरिमेय संख्या होती है √2, इसको हम लोग लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन के अंतर्गत सिद्ध करेंगे। लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास का नियम। इस नियम के अंतर्गत जो हमको साबित करना रहता है जस्ट उसके विपरीत हम लोग संख्या को मान लेते हैं, और बाद में जाकर हमको पता चल जाता है कि वो जो माने थे वो हमारा माना हुआ जो है वो गलत है। तो इस प्रकार से हम लोग साबित कर पाते हैं। तो जितना भी इस प्रकार का संख्या साबित करना रहेगा उसको हम लोग इसी नियम के द्वारा साबित करेंगे। हमको साबित करना है √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या अगर है मान लेते हैं माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और जितनी भी परिमेय संख्या होती है उसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर पा सकते हैं। देयरफॉर √2 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एवं P एवं Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ ना हो। मतलब A और B में कोई P और Q में यहाँ पर कोई कॉमन अंक नहीं होगा। यहाँ पर जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं 2/4, तो यहाँ पर 2/4 में 2 कॉमन है, इस प्रकार का संख्या नहीं होना चाहिए। संख्या हमारा होना चाहिए इस रूप में 2 मान लेते हैं 3, तो इन दोनों में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो। तो यही कंडीशन हमारा होना चाहिए P और Q के साथ। तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q के बराबर, क्योंकि इसे हम परिमेय संख्या मानकर चल रहे हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो √2 का वर्ग हमारा हो जाएगा 2 और इसका वर्ग हो जाएगा P² डिवाइडेड बाई Q²। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं P² इज इक्वल टू 2Q², और फिर से हम लोग इसको लिख सकते हैं P² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू Q²।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करती है। तो अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यदि कोई अभाज्य संख्या जो होती है वो किसी दिए गए संख्या का स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या जो होती है उसके स्क्वायर रूट को भी विभाजित करेगी। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगी, p को भी विभाजित करेगी, और जो संख्या विभाजित करती है वो उसका गुणनखंड होता है। देयरफॉर 2 जो होगा वो p का एक गुणनखंड होगा, p का एक गुणनखंड होगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 2 जो है p का एक गुणनखंड है, यानी विभाजित कर रहा, तो हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, p जो होगा 2 से विभाजित हो जाएगा, और इसको हम लोग कोई c मान लेते हैं संख्या, माना c कोई पूर्णांक संख्या। यहाँ पर p 2 को विभाजित, 2 जो है p को विभाजित कर रहा है और उसको हम लोग c मान लिए हैं, c को कोई पूर्णांक संख्या माने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हम लोग प्राप्त करेंगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग पी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब इस पी स्क्वायर का मान हम लोग समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो हम लोग समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होगा वो 4c स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये 2 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, देयरफॉर 2 क्यू को भी विभाजित कर पाएगा, लेकिन सिंस 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, देयरफॉर 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगी, और क्यू को विभाजित करेगी तो 2 जो होगा क्यू का एक गुणनखंड होगा, देयरफॉर 2 क्यू का एक गुणनखंड होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है p का भी एक गुणनखंड है और 2 q का भी एक गुणनखंड है, लेकिन हम लोग p और q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं माने थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 p का भी गुणनखंड है, q का भी गुणनखंड है, यानी कि p और q में एक ऐसा संख्या 2 होगा जो दोनों संख्या को पूरा विभाजित कर देगा, जो हमारे माने गए जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता है। यानी कि जो हम मानकर चले थे कि p और q में एक को छोड़कर जो उभयनिष्ठ नई संख्या होना चाहिए वो गलत साबित होता है, या तभी होगा जो हम मानकर चले परिमेय संख्या होना चाहिए वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई
तो हम लोग मानकर चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगी। देयरफॉर √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या को अगर अपरिमेय संख्या साबित करना रहेगा इसी वे में साबित कर पाएंगे। तो आप लोगों के क्वेश्चन में जनरली √2 पूछता है, √3 पूछेगा, √5 पूछता है, √7, √11, √13, ये सारे के सारे संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर √2 की जगह पर कोई भी संख्या दे दे तो हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, सिर्फ अंक जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर मान लेते हैं √2 की जगह पर यहाँ पर √5 देता है तो 2 की जगह 5 कर देंगे, यहाँ हमारा 5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 होगा, यहाँ हमारा संख्या 5 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो यहाँ पर 2 की जगह 5 जो होगा p को विभाजित करेगी, इसलिए 2 की जगह 5 हो जाएगा, 5 जो होगा वो p को विभाजित करेगी, इसलिए 5p का एक गुणनखंड होगा। सेम इसी प्रकार से अगर 5p का एक गुणनखंड होगा तो यहाँ पर p को 5 से भाग देंगे और उसको कोई संख्या c मान लेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 25 को 5 से यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा तो हमारा जो होगा वो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से जहाँ जहाँ 2 है उसकी जगह पर 5 रखकर हम लोग √5 को साबित कर सकते हैं। √7 साबित करना रहेगा तो 2 की जगह पर √7 कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग साबित कर पाएंगे कि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं जिसमें साबित करना है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 3 देख रहे हैं एक पूर्णांक संख्या है और √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस दोनों का सम जो है साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। उसी प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो भी अपरिमेय संख्या होती है। उसी प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो भी अपरिमेय संख्या होती है। एवं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल भी एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन चाहे जोड़ के हो, साथ हो, घटाओ के साथ हो, गुना के साथ हो या भाग के साथ हो, चारों ही कंडीशन में जो रिजल्ट प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको हम लोग साबित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसी नियम को अप्लाई करेंगे जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का नियम। इसमें जो दिया हुआ है जो साबित करना है उसके अपोजिट मानकर चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पूरा संख्या दिया गया 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देयरफॉर लिख सकते हैं 3 + √5 = P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एवं P तथा Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ ना हो। मतलब P और Q में कोई भी कॉमन संख्या नहीं होना चाहिए एक को छोड़कर। अब देखिए अगला प्रोसेस हमारा वही होगा
जो भी रियल पार्ट होगा, कहने का मतलब रियल पार्ट नहीं, जो भी पूर्णांक संख्या होगी उसको हम लोग बराबर की दूसरे तरफ रखेंगे और जो रूट में संख्या होगी उसको इसी ओर रहने देंगे। तो हमारा √5 इधर ही रहेगा और P/Q 3 जो हो जाएगा हमारा वो दाईं ओर आ जाएगा। अब देखिए चूंकि P और Q ये पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या को डिवाइड करेंगे तो भी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, जो कि परिमेय संख्या के रूप में भी बोल सकते हैं। P/Q परिमेय संख्या के रूप में है, ये परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा। और परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ पर √5 जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये कभी बराबर नहीं हो सकता है एक साथ। तो इधर वाला जो पार्ट है हमारा अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो एक कंडीशन जो है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक साथ कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यह कभी संभव नहीं है, अर्थात जो हम मानकर चले थे कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या है वो नहीं होगा सही, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। Therefore 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं √5 जो है अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग साबित नहीं करने जाएंगे क्योंकि √5 अभी हम लोग साबित कर चुके हैं कि रूट में कोई भी अभाज्य संख्या का जो होता है स्क्वायर रूट वो अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कहीं बराबर नहीं होगा। तो जो हम मानकर चले थे गलत साबित हो गया, अर्थात वो परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो भी कुछ पढ़े हैं उसकी सहायता से केसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 1.3 पूरा का पूरा सोल्व कर पाएंगे। तो आगे का जो वीडियो है वो अगले लेक्चर में दिया जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और बाकी के अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होता है तो सबसे पहले इसके पहले वाला जो लेक्चर है उस पर जाकर आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो पाए। और उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।